हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क जूरिस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट चंद्रकांत चौहान आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं सीआरपीसी के चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को इंफॉर्मेशन देना और उसकी इन्वेस्टिगेशन की पावर, ये पूरा एक चैप्टर है 12। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। इसको अगर पढ़ना है तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कभी भूलोगे भी नहीं आप। तो प्रोसीजर की बात करें तो क्रिमिनल मैटर में सबसे इनिशियल स्टेज जो होती है वो एफआईआर या कंप्लेंट। किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई अपराध हुआ, तो उसमें सबसे पहली स्टेज होती है संबंधित व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ है या जिसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हुआ है वो पुलिस स्टेशन जाता है। जनरली यही होता है, कंप्लेंट में लोग कम जाते हैं, पुलिस स्टेशन में लोग जनरली जाते हैं। अब जैसे ही व्यक्ति पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ एफआईआर लॉन्च कराने के लिए पुलिस स्टेशन के जो भार साधक अधिकारी है उसको बोलेगा, साहब ये मेरे साथ में घटना हो गई। तो उसमें या तो वो लिखित में ले जा सकता है, उसको तहरीरी रिपोर्ट बोलते हैं। तहरीरी रिपोर्ट के बारे में आपको नहीं पता हो, बता देता हूँ मैं, कि जो घर से अपन लिख करके ले जाते हैं ना सादा कागज़ पे, तो वो तहरीरी रिपोर्ट कहलाती है। उस तहरीरी रिपोर्ट को देख करके वो अपने कंप्यूटर में उसको चढ़ा करके एफआईआर नंबर दे देता है और उसमें जो घटना है उसको एज इट इज लिख देता है और उस व्यक्ति के साइन करा लेता है उस पर। तो ये हो गई एफआईआर लॉज। लेकिन एफआईआर लॉज होती है, आपको बता दूं, वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही होती है। नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है, असंज्ञेय जो अपराध होता है, उसमें एफआईआर लॉज नहीं होती है। लेकिन जो कंप्लेंट होती है वो चाहे असंज्ञेय अपराध हो या संज्ञेय अपराध हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, दोनों में ही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर लॉज ओनली ऑन केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही होती है। ये बात थोड़ा ध्यान रखने योग्य है, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें सीआरपीसी के सेक्शन 154 की, तो जो एफआईआर शब्द है वो पूरी सीआरपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, कहीं पर भी उसकी एक प्रॉपर परिभाषा नहीं है। तो अब इसको पता कैसे किया जाए, तो सेक्शन 54 जब अपन पढ़ते हैं तो उससे कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जिससे अपन पता करते हैं कि ये एफआईआर है। एफआईआर की बात करें तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब प्रथम सूचना रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि किसी ने भी आकर के बता दिया कि ये घटना हुई और उसको पुलिस ने दर्ज कर लिया, तो वो दर्ज एक तो रोजनामचा रजिस्टर में करेगी और एक आपने एफआईआर लॉन्च की। अगर पुलिस को लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर लॉन्च की जाएगी, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 155 की प्रोसीडिंग को फॉलो किया जाएगा। मतलब उसको रोजनामचा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसके बाद में जो विक्टिम है उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास में जाइए। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं 154 की। 154 में वन बाई वन अगर अपन पढ़ें तो सब सेक्शन 3 है। पहले कहता है कि कोई भी व्यक्ति के साथ अपराध होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है, तो पुलिस स्टेशन का जो भार साधक अधिकारी होता है वो उसकी रिपोर्ट को दर्ज करेगा। अगर उसको लगता है कि ये संज्ञेय अपराध है तो एफआईआर लॉन्च कर लेगा। और अगर एफआईआर कराने के लिए कोई महिला आती है या महिला के साथ कोई अपराध होता है, जैसे एसिड अटैक वगैरह होते हैं या कोई लैंगिक अपराध होते हैं, कोई रेप वगैरह इस तरीके के, तो ऐसे मामले में जो एफआईआर लॉन्च करेगी वो पुलिस अधिकारी महिला ही होनी चाहिए। ये अमेंडमेंट के बाद में ऐड किया, क्योंकि महिलाओं की सहूलियत के लिए होता है कि एक महिला को अपनी सारी घटनाएं अच्छे से बता सकती है, एक पुरुष को इतना अच्छे से नहीं बता सकती, इसलिए ये प्रोविज़न किया गया। उसके बाद में जो सेक्शन सब सेक्शन 2 है उसमें यह है कि जो एफआईआर करता है उसको एक उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और उस पर एफआईआर पे साइन भी कराए जाएंगे उससे। तीसरा है कि एफआईआर लॉन्च कर ली, एफआईआर लिखने के बाद में अगर मान के चलो कि एफआईआर लिखने से कोई पुलिस अधिकारी मना कर दे कि हम एफआईआर नहीं कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन इसमें एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, तो आपके पास में अधिकार है कि आप संबंधित एसपी के पास में, जिसके अंतर्गत वो थाना आता है, उस एसपी के पास में आप जा सकते हो, या आप लिख करके एक एनवलप में अपनी रिपोर्ट को बाय पोस्ट एसपी के पास में भेज सकते हो।
और एसपी थानेदार को अगर उसको लगता है तो थानेदार को बोल सकता है कि इसमें एफआईआर लॉन्च आपको करनी चाहिए। ये 154 बोलता है। 155 क्या कहता है कि पहले उसको लिख लेगा, उसके बाद में मजिस्ट्रेट को भेज देगा, और भेजने के बाद में मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। उसके ऑर्डर से ही पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। 154 में जो एफआईआर लॉन्च करती है पुलिस, उसमें तो जैसे ही एफआईआर लॉन्च की अपनी मर्जी से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। उसकी रिपोर्ट तो उसको भेज देती है मजिस्ट्रेट को, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अपनी मर्जी से स्टार्ट कर देती है तुरंत। लेकिन 155 की जो प्रोसीडिंग फॉलो करती है उसमें मजिस्ट्रेट उसको बोलता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, और मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है जब इन्वेस्टिगेशन वहाँ शुरू किया जाता है। और शुरू कर दिया इन्वेस्टिगेशन, और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है 155 में, तो वो अरेस्ट बिना वारंट के नहीं कर सकती, लेकिन 154 में बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ये 154 और 155 की प्रोसीडिंग है संज्ञेय मामलों में और असंज्ञेय मामलों में। अब बात आती है 156 की। तो 156 में क्या दे रखा है, पुलिस को पावर दे रखा है इन्वेस्टिगेशन करने का, कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कैसे की जाएगी। तो 156 के बारे में बात करें तो जैसे ही एफआईआर लॉन्च की, पुलिस वाले उसको तुरंत उसको मजिस्ट्रेट को भेज देंगे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। वो इन्वेस्टिगेशन को उनको पता है पुलिस वालों को कि इसमें क्या है, संज्ञेय मामला है, जब ही करेंगे। असंज्ञेय मामले में आपको 155 में बता दिया, असंज्ञेय मामलों में जब तक ऑर्डर नहीं कर देता मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट की जब तक परमिशन नहीं मिल जाती, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं किया जाता है, और नहीं किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है। 154 में की जा सकती है। मतलब 156 की जो कार्रवाई है वो संज्ञेय मामलों में हो गई। 156 के बाद में बात करें अपन 157 की। 157 क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी। तो प्रोसीजर सीधा सीधा है कि जैसे ही उसके पास में एफआईआर लॉन्च हुई, उसकी तुरंत ही सूचना मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी, और मजिस्ट्रेट के पास में सूचना भेजने के बाद में या तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है वो स्वयं घटनास्थल के लिए रवाना हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए, या उसका जो सबॉर्डिनेट कोई भी ऑफिसर होगा उसको आईओ नियुक्त करके उसको भेज दिया जाएगा। और फिर जो प्रोसीजर होता है मौके पर जाना, मौका रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस को अरेस्ट करना, मतलब अभियुक्त को अरेस्ट करना पुलिस द्वारा, और जो भी माल वगैरह जब्ती होती है वो मीमो बनाना, सारी चीज़ें ये की जाएगी। 157 हो गया। 158 क्या कहता है, 157 में क्या कहता है, अन्वेषण की प्रक्रिया बता दी। अब 158 क्या कहता है कि जो रिपोर्ट दी जाएगी, किसको रिपोर्ट दी जाएगी, मजिस्ट्रेट को, तो वो रिपोर्ट कैसे दी जाएगी ये 158 बताता है। तो रिपोर्ट हमेशा जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर होता है ना, उसका जो सुपीरियर ऑफिसर होता है उसके थ्रू कोर्ट में रिपोर्ट को पेश किया जाता है, ये 158 बोलता है। 159 क्या है कि जैसे ही पुलिस की रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट के पास आ जाती है। 159 में 159 में क्या है, जो रिपोर्ट है वो पुलिस के थ्रू मजिस्ट्रेट के पास में आ चुकी है। 159 में मजिस्ट्रेट के पास आ गया। अब मजिस्ट्रेट देखता है इसमें क्या करना है तो अन्वेषण की जांच करने की और इन्वेस्टिगेशन करवाने की क्या है, मजिस्ट्रेट की भी यहाँ शक्ति है। वो चाहे तो पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, और मजिस्ट्रेट इसमें ऑर्डर देगा। तो फिर इसमें इसके बाद आता है 160 में क्या है कि जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है, तो सबसे पहले वो जिसमें नामचीन व्यक्ति हैं उनको तो अरेस्ट कर लेती है, और जो गवाह बनाए हैं, जो विक्टिम होता है वो उसमें गवाह भी बनाता है अपनी एफआईआर लिखते समय कि देखिए सर मौके पे ये व्यक्ति थे, इन्होंने घटना को देखा। उनको पुलिस पर्चा बयान के लिए बुलाती है। जो 161 का जो बयान होता है उसको पर्चा बयान बोलते हैं। तो उनके लिए क्या है, 160 में नोटिस इशू करती है पुलिस कि आप हमारे पास आइए, और जो संबंधित घटना में आपको गवाह बनाया गया है तो वो घटना के बारे में आप क्या जानते हैं वो आकर के हमें पुलिस स्टेशन में बता दीजिए। तो मित्रों आपको बताऊं, अगर आपको भी किसी केस में इस तरीके से गवाह बना दिया जाता है और आपको वास्तव में ही घटना का पता है,
तो आपके पास जैसे ही पुलिस का नोटिस आता है 160 का, तो आपका जाना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप डिनाई कर देते हो, नहीं जाते हो, तो 174 सीआरपीसी की आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि आपने किसी मतलब लोक सेवक का जो ऑर्डर दिया है किसी ने, उसकी अवहेलना की है, या कोर्ट ने कोई सम्मन किया है उसकी अवहेलना करते हो, तो 174 सीआरपीसी की कार्रवाई आपके विरुद्ध की जा सकती है। तो इसलिए जाना चाहिए। फिर वहाँ पुलिस स्टेशन आप गए और पुलिस ने आपसे क्या है, पूछताछ की, पर्चा बयान आपके 161 के दर्ज किए। उसके बाद में आपने उन बयानों को बोलने से मना कर दिया कि मेरे को सब कुछ पता है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। फिर क्या होगा, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आपको वास्तव में नहीं पता है तो बोल सकते हो सर मैं उस समय घटनास्थल पर नहीं था, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन आपको पता है तो आप मना नहीं कर सकते। अगर आप मना करोगे तो 179 आईपीसी की कार्रवाई हो सकती है आपके विरुद्ध। मतलब आपको बताना पड़ेगा, आप लीगली बाउंड हो ये काम करने के लिए कि आपको बताना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं करते हो तो आपके खिलाफ आईपीसी की कार्रवाई हो जाएगी 2 सेक्शन में, 174 और 179। ये ध्यान रखने योग्य बात है आपकी। आप पुलिस स्टेशन में गए और 161 के पर्चा बयान हो गए, तो उस पर आप पुलिस वाले साइन करवाएं, वैसे तो करवाएंगे नहीं, लेकिन करवाएं तो भी आप साइन करने के लिए मना कर सकते हो कि भाई 162 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, वो क्लियरली मना करता है कि आपके 161 के बयान पे पुलिस साइन नहीं करवाएगी। 163 क्या कहता है कि आपकी मर्जी नहीं है और आपसे ज़बरदस्ती वो कुछ भी बुलवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि ये, तो वो धमकी भी आपको नहीं दी जाएगी। अगर बात अभियुक्त की करें, अभियुक्त से बोलते हैं कि अपराध आपने किया है कि नहीं किया है, आप मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस करोगे कि नहीं करोगे, उसको भी धमकी नहीं दी जाएगी। धमकी दोगे और आप मजिस्ट्रेट के सामने बोल देते हो कि हाँ साहब मैंने जो पुलिस को बोला था, इन्होंने धमकी दी थी इसलिए मैंने बोला था, उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं रहती। पुलिस के सामने आप डर के मारे कुछ भी बोल दो, आपको लगता है पुलिस पीटेगी, पिटना नहीं है, जो मर्जी आए बोल दो, क्योंकि पिटने के डर से आपको जो बोलना है वहाँ बोल दो, पिटो मत। मजिस्ट्रेट के सामने जो सच्चाई है वो बोल दो कि साहब ये पीटने वाले थे इसलिए मैंने ये बात बोली, लेकिन बात तो हकीकत ये है। फिर पुलिस रिमांड भी मांगेगी ना, तो वो पुलिस रिमांड मजिस्ट्रेट नहीं देगा। तो उसको पता है कि इसने यहाँ ऐसा बोल दिया, पुलिस के सामने कुछ बोला था, पुलिस इसकी धुनाई फिर स्टार्ट कर देगी, इसलिए वो पुलिस रिमांड नहीं देगा। लेकिन उसने जानबूझ करके ऐसा गलत बोला है, पहले उसके दिमाग में कुछ और था और फिर किसी अभियुक्त को बचाना चाहता है, तो उसका भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उनका भी खंडन किया जा सकता है। वो 145 भी अपना क्या है, एविडेंस एक्ट सामने आ जाता है। जब ट्रायल चलती है तो ये सारी बातें सामने आती हैं। अब 164 में क्या होता है, कन्फेस के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है अभियुक्त को, और कुछ स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों की चर्चा करता है 164। तो 164 का जब कन्फेस रिकॉर्ड करता है मजिस्ट्रेट, तो पहले ही बोल देता है अभियुक्त को कि भाई आप जो भी बोल रहे हो ना, आपके खिलाफ ये साक्ष्य में पेश किया जाएगा, आपको दोषी करार भी दिया जा सकता है, आपको सजा भी हो सकती है, तो आप सोच समझ के बोलें। उसको सारी चीज़ें समझा देगा कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ के बोले, हाँ साहब समझ गए, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब आवाज़ में बोल रहा हूँ, तो वो उसको बोल देगा। जो 164 का कन्फेशन किया जाता है ऑन ओथ नहीं होता है, लेकिन स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किए जाते हैं किसी व्यक्ति के, वो ऑन ओथ होते हैं। ठीक है। अब 164 के बाद में बात करें अब 165 की। 165 में क्या है, तलाशी के बारे में, कि पुलिस की क्या है, तलाशी करने की कोई पावर होती है कि कोई माल वहाँ बताया है, अभियुक्त ने बोल दिया कि हाँ साहब मैंने अपराध किया है, चोरी किया है, कि हाँ मैंने चोरी किया है, माल कहाँ छुपाया है, कि माल वहाँ, जो 27 का जो आपको बताते हैं 27 की इंफॉर्मेशन एविडेंस का सेक्शन 27 है, उसने बोल दिया, तो वो जो माल बरामद होता है उसके लिए वो उसके खिलाफ में भी किया जा सकता है। लेकिन मैंने अपराध किया ये पुलिस के सामने उसने बोल दिया, इसकी एविडेंसरी वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन जो माल बरामद हुआ वो प्रूव किया जा सकता है। तो 165 क्या कहते हैं आपका, 165 में है तलाशी के बारे में, कि पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, पुलिस अधिकारी वाला द्वारा जो तलाशी ली जाएगी वो सेक्शन 100 के जो प्रावधान है वो उस पर लागू होंगे। और मजिस्ट्रेट द्वारा बोला जाएगा कि जो भी स्वामी है, किसी मकान मालिक है या जिसके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है,
वो सभी क्या है पुलिस की मदद करेंगे उसकी तलाशी में। ये हो गया 165। 166 क्या है कि जब दूसरे जुरिडिक्शन में तलाशी लेनी हो या इन्वेस्टिगेशन करना हो तो उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, उससे भी अपन एक प्रार्थना पत्र देंगे कि साहब ऐसे आपको हमारी मदद करनी होगी, हम आपके जुरिडिक्शन में तलाशी करना चाहते हैं या इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। ऐसे ही सेक्शन 66A है और 66B है, वो भी बाद में ऐड किए थे। वो कोई मतलब अपन को आउट ऑफ इंडिया, भारत से बाहर कहीं तलाशी या इन्वेस्टिगेशन या कोई मतलब लीगल प्रोसीडिंग करनी है तो वहाँ के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे अपन। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी होगी इंडिया की वो वहाँ प्रोसीडिंग करती है। हम जब तक केंद्र सरकार जब तक अनुमति नहीं देती जब तक नहीं होता। तो केंद्र सरकार से क्या है मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना रखी हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उनको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। ऐसे 66B है जो 166B, उसमें क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में अगर किसी बाहर के देश की कोई प्रोसीडिंग होनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन होना है तो उसका प्रोसीजर 166B में दे रखा है। अब इनके क्या है जो कंट्री है ना जिनके यहाँ हम इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं या वो कंट्री हमारे यहाँ ये ट्रीटी हो रखी है, एक 39 या 40 कोई कंट्री हैं उनके, जैसे अमेरिका भी हुआ, इंग्लैंड भी है, उसमें कजाकिस्तान भी है, मॉरिशस भी है, ऐसे बहुत सारे 40 के लगभग देश हैं उनसे हमारी क्या ट्रीटी हो रखी है। तो उनमें क्या ये जो क्रिमिनल रूल्स पढ़ते हैं उसमें इनका पूरा चर्चा भी दे रखा है, उसमें पूरे देशों का जो कंट्री है उनका नाम भी दे रखा है। उनमें इन्वेस्टिगेशन अपन करवा सकते हैं और वहाँ से वो भी हमारे अंदर मतलब क्या बोलते हैं देश के अंदर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, ये प्रोसीजर दे रखा है। तो ये हो गया 166B तक। सॉरी। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो है 167। 167 क्या कहता है कि जब 24 घंटे के अंदर अंदर क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रोसीडिंग क्या होगी। तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि कोई भी ऑफेंस होता है उसमें पुलिस को दो प्रकार के ऑफेंस दिए हैं उसमें। एक तो जिसमें 90 डे में उनको क्या चालान पेश करना है और एक है जिसमें उनको 60 डे में चालान पेश करना है। अब जो 10 साल से नीचे के ऑफेंस है जिनमें सज़ा का प्रावधान 10 साल से नीचे का है, 10 साल तक का है, उसमें 60 डे और उससे ज़्यादा है तो उसमें 90 डे में पुलिस को क्या है चालान पेश करना होता है। ये उनके लिए मैंडेटरी है। अगर वो करने में असफल रहते हैं तो क्या होता है, तो जो अभियुक्त होता है, एक्यूज्ड होता है, उसको डिफ़ॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है। वो डिफ़ॉल्ट बेल पे बाहर आ सकता है जेसी से। यस, 167(2) में ये स्पष्ट है, डिफ़ॉल्ट बेल मतलब चूक जमानत कि पुलिस वालों से चूक हुई है साहब, चालान पेश इतने दिन में नहीं किया, अब मैं परमानेंट इसमें थोड़ी ना रहूँगा जेल में, मेरा भी राइट है कुछ। चालान पेश हो जाता है तो वैसे ही अभियुक्त की कोर्ट भी मतलब बेल मंजूर कर लेता है, ग्रांट कर देता है, और नहीं है तो डिफ़ॉल्ट बेल पे बाहर आएगा, वो अधिकार है उसका। उसमें क्या है जेसीपीसी का सिस्टम भी दे रखा है कि मजिस्ट्रेट के सामने जैसे ही किसी व्यक्ति को पेश किया जाता है तो पेश करने से 15 दिन के अंदर अंदर वो पीसी देता है 15 दिन की, 1 दिन की दे दी, 4 दिन की दे दी, 5 दिन की दे दी, मतलब जो शुरुआत के 15 दिन होते हैं उनमें 15 दिन तक मैक्स क्या है वो जेसी नहीं सॉरी पीसी दे सकता है, उसके बाद में जेसी। लेकिन एक बार जेसी भेज दिया फिर वापस से पीसी तो नहीं दे सकता। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि हाँ तो दे भी सकता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स भी हैं, दे सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार भेज दिया तो नहीं आ सकता, आ सकता है। जेसी से पीसी, पीसी से जेसी या जेसी से पीसी कैसे भी एक दूसरे में परिवर्तन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। अब जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास में पेश किया तो उसकी पावर थोड़ी कम है, वो 7 दिन के लिए ही पीसी दे सकता है, और वो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो 15 दिन के लिए पीसी दे सकता है। ये हुआ आपका 167। अब 167 के बाद आता है 168। 168 में क्या है, 168 में ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि जैसे पुलिस अधिकारी है तो अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा जो अन्वेषण किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट वो पेश करेंगे। तो वो किसको पेश करेंगे, वो सीधी बात है जैसे आयु नियुक्त किया किसी को, एसआई रैंक का अधिकारी हो सकता है, हेड कांस्टेबल हो सकता है, उसको आयु नियुक्त कर दिया,
अब आईओ कंप्लीट करेगा अपना इन्वेस्टिगेशन, तो अपने जो सुपीरियर ऑफिसर होगा उसको पुलिस रिपोर्ट जो है सबमिट कर देगा, वो उसमें कर देगा मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये 68 कहता है। 69 क्या कहता है कि पुलिस वाले को लगता है कि इसमें तो ऑफेंस बन ही नहीं रहा, तो उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है, उससे बॉन्ड भरवा लेगा कि जब भी आपको बुलाया जाए आ जाना और आपको छोड़ दिया जाएगा। वो विद सिक्योरिटी भी हो सकता है, विदाउट सिक्योरिटी भी हो सकता है, वो पुलिस वाले के ऊपर है, उसको सही लगता है जिस तरीके से वो कर सकता है। और 170 170 में है साहब के जब उसको लगता है कि एविडेंस पर्याप्त हैं, सफिशिएंट एविडेंस हैं आराम से, तो उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा कि साहब इसको डिस्चार्ज करना तो सही नहीं है, मजिस्ट्रेट के पास भेज दो। मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया साहब, ये हो गया। अब इसके बाद में 171 है। 171 में कोई खास बात नहीं है वो आपके लिए, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए 171 में यह है कि जैसे पुलिस वाले हैं तो अभियुक्त को तो अरेस्ट कर लिया, अपनी मर्जी से ले गए साहब पकड़ के कैसे भी, लेकिन अगर विटनेस है कोई या कोई श्योरिटी है कोई या कंप्लेनेंट है, परवादी है, अगर उसको कोर्ट में बुलाना है तो इज्जत के साथ बुलाना है। ये नहीं कि चल मेरी गाड़ी में बैठ अभी लेकर के चलना है, नहीं साहब, अपनी मर्जी से आएंगे, आराम से इज्जत से आएंगे। गांव में आपने देखा होगा पुलिस वाले के साथ जाते हैं तो वो बेइज्जती फील करते हैं कि साहब यहाँ तो पुलिस वाले उठा करके ले गए, जबकि गलती नहीं है, वो तो गवाह है बेचारा। तो इसलिए पुलिस के साथ जाने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, ये 171 में दे रखा है। 172 में क्या है, पुलिस डायरी है कि पुलिस जो आईओ होगा वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो उसमें डेली की आप दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हो वो सारी चीज़ें लिखेगा, कब गाड़ी में बैठा, कौन सी गाड़ी में बैठा, कहाँ पहुँचा, वहाँ क्या क्या किया, उसके बाद लौट के कितने बजे आए, वो सारी चीज़ उसमें क्या है लिखेगा। और 173 है जो उसमें क्या है, वो मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लीट हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, तो मजिस्ट्रेट के सामने फाइनल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको क्या करते हैं अपन पेश करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। अब फाइनल रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब है कि अपराध बनना पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कि चालान पेश कर दिया, अपराध बनना नहीं पाया जा रहा है उसको नेगेटिव रिपोर्ट बोलते हैं, मतलब वो एफआर लगा दी इस केस में, तो है तो वो फाइनल रिपोर्ट एफआर ही। एफआर नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। नेगेटिव का मतलब अपराध बनना नहीं पाया जा रहा है, एफआर लगा दी साहब, अभियुक्त तो इसमें इतने साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त को अरेस्ट किया जा सके, उस पर दोष मढ़ा जा सके, उसको दोष सिद्ध किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी चीज़ें पाती है, तथ्य इतने उसके पास में एविडेंस नहीं होते हैं तो वो एफआर लगा देती है, मतलब नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट। और तथ्य पाए जाते हैं तो उसको अपराधी को, उसको अभियुक्त को अरेस्ट भी करती है, और उसके सकारात्मक रिपोर्ट मतलब पॉजिटिव एफआर लगाती है। फाइनल रिपोर्ट पॉजिटिव मतलब चालान पेश। तो ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं सर, फाइनल रिपोर्ट क्या होती है, चालान क्या होता है, और वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होती है। तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग ऐसे ही ये शब्द है ना चलते हैं। अब ऐसे ही प्रोटेस्ट पिटीशन का जो कंसेप्ट है, चैप्टर है, वो सीआरपीसी में किसी सेक्शन में मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन भी 1 मिनट का है, मैं बता ही देता हूँ आपको कि जैसे ही फाइनल रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें एफआर लगा दिया, मतलब नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट उसने पेश कर दी, तो फिर विक्टिम जो है या कंप्लेनेंट उसका राइट है वो प्रोटेस्ट लगा सकता है मजिस्ट्रेट के सामने कि साहब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं किया, या पुलिस ने मिलीभगत हो गई, या कोई और भी एलिगेशन लगा सकता है कि साहब ये एफआर लगाई है गलत है, री इन्वेस्टिगेशन का या तो ऑर्डर दें या किसी दूसरे आईओ से इसका इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो पुलिस पे जो एलिगेशन लगाया है मजिस्ट्रेट उसको देखेगा, सुनेगा दोनों पक्षों को, और उसको लगता है तो उसको ग्रांट भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है। डिसमिस कर दिया तो उससे आगे की जो प्रोसीडिंग है, चार्ज की स्टेज आएगी वो की जाएगी, और अगर अलाउ कर देता है तो वापस से फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके लाएगी उसके सामने, ये चीज़ें। तो ये प्रोटेस्ट होता है, उसका राइट होता है। तो आज के चैप्टर में जो अपन ने 154 से लेकर के 163 तक पढ़ा है ना, ये पूरा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका होता है कि कब किन मामलों में एफआईआर लॉन्च की जाती है, कौन से में नहीं की जाती है, पुलिस रिपोर्ट है वो कैसे पेश की जाती है,
पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने कैसे पेश किया जाए, ये सारी चीज़ें चैप्टर 12 में। और आपको पूरा वेयर एक्ट के हिसाब से भी डिटेल पढ़ना है। ये जो मैंने बताया ये कोर्ट में प्रोसीडिंग चलता है जनरली वो है, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है डिटेल से, एक बार वेयर एक्ट भी पढ़ना है। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और मेरी मतलब क्लास ले रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको समय मिलते ही दे दिया जाएगा। और इसके जो 3 सेक्शन बचते हैं ना, 173, 174, 5 और 6, ये 3 सेक्शन क्या है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट से संबंधित है। तो इनका एक अलग चैप्टर हो जाता है, एक अलग टॉपिक हो जाता है तो इसी का पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये अलग टॉपिक है और थोड़ा डिटेल से बताएंगे, तो इसके लिए अलग मैं क्लास लूँगा। आज के लिए आई होप आपको बखूबी समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक्स।